वेलकम टू ऑनलाइन करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी और एसएससी जीडी के लिए जो हमने हिंदी की क्लास स्टार्ट की है। तो जब तक एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा उससे पहले ही हम अपने टारगेट को पालेंगे और हिंदी का कोर्स हम कंप्लीट कर लेंगे। कई लेसन हम पढ़ चुके हैं और उसी के दौरान आज जो है हमारा जो लेसन है वो है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास इसकी पहली क्लास कल हो चुकी थी, लेकिन वो किसी कारणवश रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। आज इसकी दूसरी क्लास है। तो जो पिछली क्लास है, पिछली क्लास के बारे में भी थोड़ा सा हम संक्षेप में देख लेते हैं कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो कहाँ से हुआ। तो इसकी अगर हम बात करें तो अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, इतिहास में जाएं, तो हमने आपको बताया था कि जो 2500 ईसा पूर्व से लगा करके 1500 ईसा पूर्व का जो समय होता है, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इनकी जो भाषा थी वो भाव चित्रात्मक थी। मतलब इनकी जो भाषा थी उसको अभी तक हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट या हमारे इतिहासकार हैं या वैज्ञानिक हैं, वो इनकी भाषा को पढ़ने में असमर्थ रहे हैं। उसके बाद का जो हमारा 1500 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व का जो समय होता है, वो हमारा कहलाता है वैदिक सभ्यता या वैदिक युग। ठीक है। तो जो वैदिक युग है ये आर्यों का युग था, इसमें आर्य रहा करते थे। और ये जो आर्य हैं ये भारत में मध्य एशिया से ईरान के रास्ते आए थे। तो ये जो आर्य थे, आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत हुआ करती थी। संस्कृत हमने आपको बताया था कि संस्कृत भी दो प्रकार की हुआ करती थी। एक को हम लौकिक संस्कृत कहते थे और दूसरे को हम वैदिक संस्कृत कहते थे। जो वैदिक संस्कृत थी वो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। ऑफिशियल लैंग्वेज कहने का मतलब ये होता है कि जो वेदों की रचना की गई, जो वेद ग्रंथ इनकी जो रचना की गई वो वैदिक संस्कृत में की गई। दूसरी तरफ जो लौकिक संस्कृत थी वो जनमानस या आम जनता की बोलचाल की भाषा थी। तो ये जो संस्कृत है, इसी संस्कृत से विकृत होकर एक भाषा का विकास हुआ या जन्म हुआ, जिसको हम पाली भाषा कहते हैं। आप जानते हैं कि जो भगवान बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध, तो उन्होंने जो अपने उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए। उसके बाद इसी पाली भाषा से ही एक और भाषा का विकास हुआ जिसको हम कहते हैं प्राकृत भाषा। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृत भाषा के बाद जिस भाषा का विकास हुआ उसको हम अपभ्रंश कहते हैं। और इसी अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास माना जाता है। तो जो हिंदी का विकास है वो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसी अपभ्रंश और हिंदी इन्हीं के बीच में बहुत कम समय के लिए, हम कह सकते हैं कि 900 ईस्वी से लगा करके 1100 ईस्वी के बीच में जो टाइम पीरियड रहा उसको अव्वाहक के नाम से जानते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, यहाँ से उठता है कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश किसको कहा जाता है? तो ये अव्वाहक को कहा जाता है, अपभ्रंश की अपभ्रंश। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपका यही पूछ लिया जाता है, इसका विकास क्रम पूछ लिया जाता है। वो आपका संस्कृत 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 से पाली भाषा का विकास हुआ और इस पाली भाषा से प्राकृत प्राकृत भाषा का विकास हुआ और प्राकृत भाषा से अपभ्रंश का विकास हुआ। बहुत इसी में एक संक्रमण काल रहा जिसको हम अववाहक के नाम से भी जानते हैं। तो वो बहुत ही कम समय के लिए अववाहक भाषा रही और फिर इससे अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास माना हिंदी भाषा का विकास माना जाता है।
भाषा का विकास माना जाता है। तो अब देखते हैं कि ये जो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये संस्कृत भाषा जो आपकी है, संस्कृत भाषा की अगर हम लिपि की बात करें, इसकी लिपि की बात करें, तो इसकी जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। इसकी जो लिपि थी वो देवनागरी लिपि होती है। और यहाँ पर जो हिंदी की लिपि होती है वो भी आपकी देवनागरी लिपि होती है, देवनागरी लिपि। तो इसकी भी लिपि आपकी देवनागरी होती है। अच्छा, अगर हम जानना चाहें कि क्या कोई और भी भाषा है जिनकी लिपि देवनागरी लिपि होती है, तो ऐसी अन्य भाषाएं भी हैं जिनकी लिपि देवनागरी होती है। तो एक तो आपकी संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी हो गई, और दूसरी हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है। ये लिपि क्या होती है? तो भाषा को जब हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, तो लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जो हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। तो यहाँ पर एक तो आपकी संस्कृत हो गई, दूसरी हिंदी हो गई, एक आप जानते हैं नेपाली भाषा होती है, जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाली। तो ये जो नेपाली भाषा है, इसकी जो लिपि होती है ये भी आपकी देवनागरी लिपि, इसकी भी लिपि आपकी देवनागरी होती है। जो आपकी मराठी भाषा है, जो महाराष्ट्र में बोली जाती है, महाराष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है मराठी भाषा, तो इस मराठी भाषा की जो लिपि है वो भी आपकी देवनागरी लिपि होती है। इसकी भी देवनागरी लिपि है। इसके साथ साथ इसके साथ साथ जो आपकी गुजराती भाषा है, गुजराती भाषा है, इसकी भी लिपि देवनागरी है। इसकी भी लिपि देवनागरी है। तो नेपाली भाषा, मराठी भाषा, गुजराती भाषा, संस्कृत और हिंदी, इन भाषाओं की जो लिपि है वो आपकी देवनागरी लिपि होती है। एक क्वेश्चन यहीं से सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तीन ऑप्शन इसके दे दिए जाएंगे, एक और ऑप्शन आपको दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। तो अगर इनमें से जो भी तीन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे उनकी तो लिपि देवनागरी रहती है, लेकिन जो आपका चौथा अन्य विकल्प होगा जो इनसे मैच नहीं करेगा, तो उसी की जो लिपि होगी वो देवनागरी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, तीन ऑप्शन किसी अन्य भाषा के दे दिए जाते हैं, एक ऑप्शन इसका दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि किस भाषा की लिपि देवनागरी होती है। तो आप याद रखेंगे कि इन भाषाओं की लिपि देवनागरी होती है। अगर हम इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भाषाओं की बात करें, जैसे अगर हम पंजाबी भाषा की बात करें, तो ये जो पंजाबी भाषा होती है, इसकी जो लिपि होती है वो आपकी गुरुमुखी लिपि है। इसकी जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी लिपि का जो विकास है वो गुरु अंगद जी, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, पहले गुरु आप जानते हैं कि गुरु नानक जी थे, और इनके बाद जो गुरु बने वो आपके गुरु अंगद थे। गुरु नानक इन्हीं को लहना नाम से भी पुकारा करते थे। तो ये गुरु अंगद जी ने ही इसका विकास किया, गुरुमुखी लिपि का विकास किया। तो गुरुमुखी लिपि का जो विकास है वो गुरु अंगद जी द्वारा किया गया। गुरु अंगद जी इसके जन्मदाता हैं गुरुमुखी लिपि के, और ये आपके दूसरे नंबर के या सेकंड नंबर के ये सिख गुरु थे आपके। तो ये पंजाबी भाषा की लिपि अगर आपसे पूछ ली जाए तो गुरुमुखी लिपि होती है। इसके साथ साथ एक और भाषा की लिपि हम देख लेते हैं। अगर अंग्रेजी भाषा की लिपि आपसे पूछ ली जाए कि अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होती है, तो ये आपकी रोमन लिपि होती है। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है ये रोमन लिपि है। तो इन क्वेश्चनों को भी आप याद रखेंगे
ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम देखते हैं कि ये जो संस्कृत थी, ये जो आपकी संस्कृत भाषा है, अगर इसको आकृति या आकार के आधार पर देखा जाए तो ये जो संस्कृत भाषा है ये आपकी श्लिष्ट भाषा है। ये कैसी भाषा है? आपकी श्लिष्ट भाषा है। श्लिष्ट या संश्लिष्ट, इसी को संश्लिष्ट भी कहते हैं। श्लिष्ट या संश्लिष्ट, संश्लिष्ट या योगात्मक, या योगात्मक, योगात्मक भाषा है जो आपकी संस्कृत है। ये आपकी श्लिष्ट या संश्लिष्ट या इसी को योगात्मक भाषा भी कहते हैं। आप देखे होंगे कि जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो कई सारे शब्द एक ही में मिक्स करके या मिले जुले लिखे रहते हैं। वहीं पर अगर हिंदी को देखा जाए तो जो आपकी हिंदी है वो आपकी वियोगात्मक भाषा है। ये कैसी भाषा है? वियोगात्मक भाषा है। ये आपकी वियोगात्मक है या इसी को आप विश्लिष्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा होती है हिंदी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर कि हिंदी कैसी भाषा है। तो हिंदी कैसी भाषा है? वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। और वहीं अगर संस्कृत पूछ लिया जाए तो संस्कृत आपकी कैसी है? श्लिष्ट, योगात्मक या संश्लिष्ट भाषा इसको कहते हैं। अच्छा, यहीं पे कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं इससे। जैसे पूछ लिया जाता है कि हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी, आदि जननी किसे कहा जाता है? तो हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत, क्योंकि संस्कृत से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आदि जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो संस्कृत हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी की जननी, हिंदी की जननी, तो हिंदी की जननी, ठीक है, कौन है? तो ये आपकी कौन हो जाएगी? अपभ्रंश हो जाएगी। हिंदी की जो जननी है वो आपकी अपभ्रंश हो जाएगी। यहीं पर एक और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कहता है कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अगर हिंदी की उत्पत्ति भी आपसे पूछता है तो वो भी आपकी अपभ्रंश हो जाएगी। लेकिन अगर ऑप्शन ना हो, अगर आपका ऑप्शन ही ना दिया हो परीक्षा या पेपर में, तो क्या करेंगे? तो इसकी जगह पे अगर संस्कृत ऑप्शन में दिया है तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम और लिखेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति, उत्पत्ति हुई है। तो किससे हुई है? अपभ्रंश से। तो इसका भी आंसर आपका अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक है, ये भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपकी हिंदी है, ये हिंदी जो है, हम बहुत सारी चीजें हिंदी में तो पढ़ते हैं। हिंदी एक भाषा के रूप में भी विकसित है और हिंदी बहुत सारे क्षेत्रों में बोली जाती है। लेकिन ये जो हिंदी शब्द है ये खुद का शब्द नहीं है। मतलब हिंदी जो शब्द है वो खुद की भाषा का ही शब्द नहीं है। तो ये किस भाषा का शब्द है अगर देखा जाए तो जो हिंदी है वो जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हिंदी भाषा, जो हिंदी है, हिंदी ये किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है,
तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। अब थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि जब लगभग 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ, तो जो हम आज हिंदी बोल रहे हैं, क्या ऐसी ही हिंदी वहां पर बोली जाती थी, उस समय में बोली जाती थी? तो ऐसी हिंदी या इस प्रकार की हिंदी तब नहीं बोली जाती थी। तो उस समय जो हिंदी बोली जाती थी उसको हम कहते थे प्राचीन हिंदी। तो देखते हैं कि हिंदी का भी विकास क्रम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो ये हिंदी है, जब ये हिंदी बोलना लोगों ने शुरू किया, तो उस समय इस हिंदी को कहा जाता था प्राचीन, प्राचीन या प्रारंभिक, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। उसके बाद इस हिंदी में थोड़ा सा और सुधार हुआ, और ये सुधार होने के बाद जो हिंदी बोली गई, इसको कहा गया मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन, मध्यकालीन हिंदी। और इसके बाद जो हिंदी आज इस वक्त हम जो बोल रहे हैं, जो इस समय हिंदी बोली जाती है, तो ये जो हिंदी है इसको हम आधुनिक हिंदी के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी आधुनिक हिंदी के नाम से जानी जाती है, आधुनिक हिंदी। तो इसको हम आधुनिक हिंदी के नाम से जानते हैं। तो इसका थोड़ा सा विकास क्रम देख लेते हैं। तो जो प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी है, इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1100 ईस्वी से 1100 ईस्वी से लगा करके 1400 ईस्वी, 1400 ईस्वी के मध्य में बोली जाती थी। तो 1100 ईस्वी से लगा करके 1400 ईस्वी के मध्य में जो भाषा बोली गई हिंदी की, उसको कहा गया प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। उसके बाद ये जो 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी का जो समय है, इसमें जो हिंदी बोली गई उसको मध्यकालीन हिंदी कहा गया। और 1850 से अब तक जो हिंदी बोली जा रही है उसको हम आधुनिक हिंदी के नाम से जानते हैं। तो आधुनिक हिंदी का जो टाइम पीरियड है या समय है, वो आपका 1850 ईस्वी से 1850 ईस्वी से अब तक। तो ये तो हो गया हिंदी का विकास क्रम कि हिंदी भी धीरे धीरे अपने स्वरूप को प्राप्त किया है। जैसे कि हिंदी इस वक्त हम बोल रहे हैं, ऐसी हिंदी पहले नहीं बोली जाती थी। धीरे धीरे इसमें सुधार होता चला गया, और आज जो इस वक्त हम लोग हिंदी बोलते हैं उसको हम आधुनिक हिंदी के नाम से जानते हैं, जिसका विकास काल 1850 से स्टार्ट होकर के अब तक का समय चल रहा है। तो ये तो हो गया हिंदी का विकास क्रम। अब हम जानते हैं कि ये जो हिंदी है, ये अलग अलग क्षेत्रों में, हिंदी अलग अलग क्षेत्रों में इसकी जो अपभ्रंश भाषाएं थी, या जिनको हम एक और टर्म हम देख लेते हैं यहीं पर कि हिंद बोलियां, ठीक है, बोली क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, और हिंदी की उपभाषा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिंदी की उपभाषा। तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो आपकी 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। हिंदी की 5 उपभाषाएं, 5 उपभाषाएं एवं 17 बोलियां, 17 बोलियां हैं। तो ये जो हिंदी है, जैसे इस वक्त जो हम हिंदी बोल रहे हैं, ये खड़ी भाषा है। ये कौन सी बोली है? ये खड़ी बोली है, ठीक है। लेकिन अगर वही हम किसी अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं, तो जैसे आप जानते हैं कि ब्रज भाषा हो गई है ना, कन्नौजी हो गई, या अगर हम राजस्थान की तरफ चले जाएं तो मारवाड़ी हो गई या मेवाती हो गई,
अगर हम पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो कुल्लूई भाषा है। वही अगर हम बिहार के साइड में चले जाएं तो मगधी है, मैथिली है, भोजपुरी है। तो ये आपकी हिंदी की बोलियां होती हैं। बोली क्या होती है? जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है या कम क्षेत्र में बोली जाती है, तो उसी को हम कहते हैं बोली। लेकिन वही जब विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है तो उसको हम भाषा कहते हैं। तो जो हिंदी है, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो एक तो हमारी हो जाती है, एक साइड हम लिखेंगे उपभाषा। ये जो उपभाषा है वो किस अपभ्रंश से जन्मी है, इसके बारे में हम जानेंगे। और उसकी कौन कौन सी बोलियां हैं, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो एक तो आपकी हो जाती है, एक आपकी हो जाती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो हिंदी बोली जाती है, ये अलग अलग क्षेत्रों में इसका स्वरूप कुछ हमको अलग अलग देखने को मिलता है। तो एक तो आपकी हो जाती है पश्चिमी हिंदी। दूसरी जो आपकी है वो पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी। दूसरी जो भाषा है आपकी वो पूर्वी हिंदी है। तो दूसरी जो आपकी उपभाषा है वो पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी के बाद जो आपकी तीसरी उपभाषा है, पहले तो इन्हीं के बारे में हम देख लेते हैं कि ये पश्चिमी हिंदी, जो पश्चिमी हिंदी है वो किस अपभ्रंश, जैसा कि हमने बताया आपको कि जो हिंदी का विकास हुआ वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है, उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। तो अगर हम कहें कि ये जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश भाषा से जन्मी है, तो ये जो पश्चिमी हिंदी है ये आपकी शौर सैनी अपभ्रंश। तो इसको याद रखेंगे आपकी कि ये सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश, इसका जो विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, पश्चिमी हिंदी का विकास। इसी प्रकार से अगर हम देखें पूर्वी हिंदी, तो ये जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी, ठीक है, इसका जो विकास हुआ है ये आपका अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्ध मागधी, अर्धमागधी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश भाषा से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगर आपका पूर्वी हिंदी का विकास पूछा जाए तो आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो जैसे आपकी पश्चिमी हिंदी है, इसमें एक तो बोली आपकी आती है बुंदेली। बुंदेली, कन्नौजी, बुंदेली है, कन्नौजी है। ठीक है, बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया। बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। और एक आपकी है जिसको आप कहते हैं खड़ी बोली, खड़ी बोली। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो खड़ी बोली है इसको हम कौरवी भाषा भी कहते हैं। तो खड़ी बोली को हम कौरवी भाषा या कौरवी बोली भी कहते हैं।
अब यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ से तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको एक ऑप्शन इसमें का दे दिया जाएगा और 3 ऑप्शन किसी अन्य बोली के दे दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा कि जो आपका सौसेनी अपभ्रंश से कौन सी बोली का विकास हुआ है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ऑप्शन मिलता है तो ये सभी का जो विकास है, चाहे वो बुंदेली हो या कन्नौजी हो या फिर ब्रजभाषा हो या आपकी खड़ी बोली हो या फिर आप खड़ी बोली को ही कौरवी बोली के नाम से भी जानते हैं, तो चाहे वो कौरवी हो, तो इनका जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, सौसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। कभी कभी यही दे देता है कि इसमें 3 ऑप्शन तो इसमें के दे देगा और चौथा ऑप्शन कहीं और का दे देगा और आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। तो इनके अतिरिक्त अगर आपका कोई ऑप्शन उसमें है तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है वहां पर। तो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आपका बुंदेली है, ये जो आपका बुंदेली होता है, तो ये बुंदेली किधर का क्षेत्र होता है, ये आपका जो झांसी वगैरह के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, बुंदेलखंड कहते हैं, है ना। तो ये बुंदेली भाषा उधर बोली जाती है। कन्नौज के आसपास का जो क्षेत्र है वो आपका कन्नौजी कन्नौजी बोली वहां पे बोली जाती है। इसी प्रकार से जो मथुरा है, आगरा है, वृंदावन है ना, इधर के क्षेत्र में आपकी ब्रजभाषा बोली जाती है। और ये खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो हमारे जो अवध का क्षेत्र है, जो लखनऊ का क्षेत्र है, उसके आसपास ये खड़ी बोली बोली जाती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी में आप याद रखना, ठीक है, पूर्वी हिंदी में आप याद रखेंगे आ, ठीक है, आ, बा और छा, ठीक है, ये याद रखेंगे कि जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां होती हैं, एक आ, एक बा और एक छा। आ से क्या मतलब होता है, तो आ से मतलब होता है अवधि, आ से अवधि, आ से अवधि, बा से बघेली, बा से बघेली और छा से छत्तीसगढ़ी। छा से छत्तीसगढ़ी। तो ये 3 बोलियां होती हैं जिनका विकास जो किसके अंतर्गत आती हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और इनका जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अर्धमागधी अपभ्रंश। तो इनका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। कौन सी 3 बोलियां हैं, तो आपकी आ बा छा, आ से अवधि, बा से बघेली और छा से छत्तीसगढ़ी। तो ये 3 बोलियां हैं जो आपकी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं और इनका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अब हम तीसरी तीसरी भाषा के बारे में जानते हैं, या तीसरी भाषा के बारे में जानते हैं जिसको हम बिहारी हिंदी कहते हैं। बिहारी हिंदी। तो ये जो बिहार है, ये बिहार आप जानते हैं कि पहले प्राचीन समय में इसी को क्या कहा जाता था, ये मगध का क्षेत्र हुआ करता था। जो आपका बिहार है वो मगध का क्षेत्र हुआ करता था। और वहां पे जो अपभ्रंश बोली जाती थी, जो भाषा बोली जाती थी, उसको हम मागधी कहते थे। क्या कहते थे, मागधी। तो अगर कहा जाए कि बिहारी जो उपभाषा है उसका विकास किससे हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से उसका विकास माना जाता है। तो तीसरी उपभाषा हमारी जो है वो है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। और ये जो बिहारी हिंदी है, इसका किस अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो मागधी। मागधी। और मगध मगध की जो राजधानी उस समय हुआ करती थी वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जिसको इस समय पटना के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। अच्छा, इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें एक तो है मगही। मगही।
एक आपकी मैथिली है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। और तीसरी कौन सी है? भोजपुरी। ठीक है। तो मगही, मैथिली और भोजपुरी। हिंदी के बाद जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है वो यही आपकी है, भोजपुरी, है ना। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये आपकी पूर्वी बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। और अगर कहा जाए कि इनका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से इनका विकास हुआ है। इसके बाद अगर हम चौथी उपभाषा की बात करें, तो जो हमारी चौथी उपभाषा है ये हमारी है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, है ना। ये जो उत्तराखंड के साइड में बोली जाती है, उत्तराखंड के आसपास बोली जाती है, या फिर जो आपकी शिमला वगैरह के आसपास में बोली जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है, तो इसको हम कहते हैं पहाड़ी हिंदी, है ना। ये भी एक हिंदी की उपभाषा है। और अगर हम कहें कि ये किस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, तो एक आपकी खस अपभ्रंश होता है, खस अपभ्रंश। और इस पर, ये जो खस अपभ्रंश है, इस पर सौरसेनी का ही प्रभाव है। मतलब ये भी सौरसेनी अपभ्रंश जैसी ही होती है। तो सौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित। तो ये जो आपकी खस नामक अपभ्रंश है, जो पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है जिससे, तो ये आपकी सौसेनी अपभ्रंश से ही प्रभावित है, सौसेनी अपभ्रंश से प्रभावित। तो इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो एक तो आपकी हो गई कुल्लुई, है ना, जो कुल्लू मनाली के आसपास में बोली जाती है, तो इसको हम कहते हैं कुल्लुई। कुल्लुई, कुल्लुई, कुमाऊनी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ये तीन उपबोलियां आपकी हैं। अब पहाड़ी हिंदी की तीन उपबोलियां कौन कौन सी? कुल्लुई हो गई, कुमाऊनी हो गई और गढ़वाली हो गई। और अगर कहें कि इनका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो इनका विकास आपका खस नामक अपभ्रंश से हुआ है। अगर याद रखिएगा, अगर ये आपका खस अपभ्रंश ना हो करके और कहीं पर आपका सौसेनी अपभ्रंश अगर दिया हो और खस अपभ्रंश उसने ना दिया हो, तो हाँ, थोड़ी देर के लिए वो ऑप्शन भी माना जा सकता है। ठीक है, वो भी आपका सही ऑप्शन हो सकता है। तो ये ऑप्शन पे भी कुछ आंसर डिपेंड करते हैं कि उनका आंसर हमको कैसे देना है। तो ये तो आपकी हो गई पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी खस नामक अपभ्रंश से विकसित हुई है, जिसकी तीन बोलियां कुल्लुई, कुमाऊनी और गढ़वाली है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी पांचवी उपभाषा है, ये आपकी है राजस्थानी हिंदी। राजस्थान में भी हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो ये राजस्थानी, उसको हम क्या कहेंगे? राजस्थानी हिंदी कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? राजस्थानी हिंदी कहेंगे। और ये जो आपकी राजस्थानी हिंदी है, इसकी भी विशेषता यही है कि ये भी आपकी सौर सेनी अपभ्रंश, सौर सेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है। तो राजस्थानी हिंदी भी सौर सेनी अपभ्रंश, सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसकी जो बोलियां हैं, जो राजस्थानी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी इससे विकसित हुई है, सौसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है। और इसकी जो बोलियां हैं वो आपकी, एक तो हो गई जयपुरी, जो जयपुर के आसपास में बोली जाती है, जयपुरी हो गई, मेवाड़ी हो गई, मेवाड़ के आसपास जो बोली जाती है, एक मेवाड़ी हो गई आपकी जयपुरी,
एक निमाड़ी हो गई, जयपुरी, निमाड़ी, जयपुरी, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मालवी, मारवाड़ी, मारवाड़ी, है ना। तो ये जो जयपुरी है, निमाड़ी है, मालवी है, मारवाड़ी है, और एक आपकी है भीली, जो भील जनजाति के द्वारा बोली जाती है, तो उसको हम कहते हैं भीली। तो ये आपकी बोलियां हैं, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली। तो इन भाषाओं की, इन बोलियों की जो उत्पत्ति हुई है, वो आपकी सौसेनी अपभ्रंश से इनकी भी उत्पत्ति हुई है। लेकिन ये किस उपभाषा की बोलियां हैं? तो ये राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। ये सभी आपकी राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। तो ये तो आपकी हो गई पांच उपभाषाएं और उनसे संबंधित कुछ बोलियां। तो ये भी अक्सर एग्जाम में बहुतायत में पूछा जाता है, बहुत अधिक इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब दर्जा दिया गया। राजभाषा का क्या मतलब होता है? तो राजभाषा का मतलब होता है कि राजकाज की भाषा। मतलब जो भी हम प्रशासन से संबंधित जो लिखा पढ़ी के नियम कानून बनाते हैं, जो उनमें भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हिंदी हिंदी को उसमें कब स्थान दिया गया और कब राजभाषा के रूप में इसको मान्यता दी गई। तो 14 सितंबर 1949, एक तो ये शब्द देख लेते हैं, राजभाषा। राजभाषा, तो राजभाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा। राजकाज, राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा। तो इसको जो राजभाषा का दर्जा दिया गया संविधान सभा के द्वारा, संविधान में इसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो 14 सितंबर 1949 को दिया गया। तभी से ये जो 14 सितंबर है, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए विश्व हिंदी दिवस, तो जो विश्व हिंदी दिवस है, वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। 14 सितंबर, 14 सितंबर 1949 को, 49 को हिंदी, हिंदी को राजभाषा, हिंदी को संविधान में, हिंदी को संवैधानिक, ऐसे लिखते हैं इसको, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक, संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, और तभी से ये जो हिंदी है, ये राजभाषा के रूप में वर्णित है। तो अ, अगर पूछा जाए आपसे कि हिंदी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे इसीलिए, इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष
प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर 14 सितंबर को 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है यहीं पर एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं। जबकि 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 विश्व हिंदी दिवस जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 10 जनवरी को मनाया जाता है ठीक है। अच्छा, इस हिंदी का जिक्र कहाँ पर है? तो आप जानते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो भाग 17 है उसमें राजभाषा का जिक्र है, तो वहीं पर हमारी हिंदी का भी जिक्र है। इसके साथ साथ जो हिंदी है वो अनुच्छेद 343 में भी इसका वर्णन मिलता है और 8वीं अनुसूची में भी इसका वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम और लिखेंगे कि हिंदी का वर्णन भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारतीय संविधान के भाग 17 तथा तथा आठवीं आठवीं अनुसूची है ना, जो आप जानते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसमें आपके 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। इसके साथ साथ 395 अनुच्छेद थे, लेकिन समय समय पर इसमें आपके संशोधन होते रहे और इन संशोधन के परिणाम स्वरूप आज हमारे पास 8 अनुसूचियां हैं। और अगर नंबरिंग में देखा जाए तो वैसे ही आपके भाग तो 22 ही हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उसमें जैसे 9 का है, 14 का है, 14 खा है, इस प्रकार से कई भाग बढ़ गए हैं। तो वर्तमान में 25 भाग हैं और लगभग 450 के ऊपर अनुच्छेद हैं। तो जो भाग 17 है हमारा और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है और उन 22 भाषाओं में से हिंदी का भी जिक्र आपको मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 17 तथा 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची में हिंदी का वर्णन मिलता है इसमें कई ऐसे निर्देश दिए गए हैं भारतीय संविधान में जिसके द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, आपके राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रचार प्रसार किया जाता है और विश्व में इसको पहचान दिलाने के लिए विश्व स्तर पर भी इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। तो अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो जो सबसे पहला हिंदी का अधिवेशन हुआ वो नागपुर में हुआ था, इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर ले अनुच्छेद 343 की कि आखिर ये अनुच्छेद 343 क्या है आपका। तो अनुच्छेद
343, अनुच्छेद 343। सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी और इसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 में ये बात कही गई है कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी। ठीक है, अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि हमारी जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और इसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। तो ये बात हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अनुच्छेद 343 इसमें संघ की राजभाषा का जिक्र किया गया है। संघ की राजभाषा, तो इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा राजभाषा हिंदी तथा तथा लिपि देवनागरी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अन्य बातें भी कही गई हैं, लेकिन उनका जिक्र हम नहीं करेंगे क्योंकि सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक पॉइंट और हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344, इस 344 में क्या कहा गया है कि राजभाषा के संबंध में राजभाषा के संबंध में एक आयोग बनाया जाएगा। राजभाषा के संबंध में एक आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, और ये प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा? हर प्रत्येक 5 वर्ष पर एक राजभाषा आयोग बनाया जाएगा, एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष के उपरांत या 5 वर्ष के उपरांत एक राजभाषा के संबंध में आयोग बनाया जाएगा। ये 344 में कहा गया है। और इसके संबंध में एक संसद की समिति भी बनेगी, और जो ये संसद की समिति होगी, संसद की समिति, ठीक है, तो ये प्रत्येक 10 वर्ष के उपरांत बनेगी। 10 वर्ष के उपरांत। ठीक है, कि समय समय पर हिंदी का विकास या इसमें जो परिवर्तन करना है या इसका कैसे उत्थान करना है, इसका कैसे प्रचार प्रसार करना है, या इसमें कौन सी कमियां हैं, तो इनके संबंध में एक प्रत्येक 5 वर्ष पर एक आयोग बनाया जाएगा और संसद की एक समिति बनाई जाएगी जो 10 वर्ष के उपरांत बनेगी, प्रत्येक 10 वर्ष पर गठित होगी। तो ये अनुच्छेद 344 में बताया गया है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है, अनुच्छेद 351 कि अनुच्छेद 351 क्या कहता है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि अनुच्छेद 351 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 351 में ये बताया गया है कि हिंदी भाषा, जो आपकी हिंदी भाषा है, उसके लिए, उसके विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। तो अनुच्छेद 351 को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुच्छेद 351, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, कि आपसे पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में
हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं या निर्देश दिए गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास विकास के लिए विकास के लिए निर्देश। ठीक है, तो अनुच्छेद 351 क्या कहता है? अनुच्छेद 351 ये कहता है कि हिंदी भाषा का आपको विकास करना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ये अनुच्छेद 351 है। ये भी अनुच्छेद आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ हम जान लेते हैं कि हिंदी के विषय में और क्या क्या महत्वपूर्ण कदम। तो जैसा कि बता रहे थे अभी आपको कि हिंदी का अपने देश में राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचार प्रसार किया गया, इसके उत्थान के कई तरीके अपनाए गए, कई सभाएं की गई, जगह जगह पे इसके सम्मेलन किए गए। इसी प्रकार से विश्व स्तर पर भी हिंदी को मान्यता देने के लिए यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए विश्व स्तर पर भी कई सभाएं सम्मेलन हुए। ठीक है, तो इन्हीं में जो सबसे पहला सम्मेलन है वो आपका, इसको भी थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो सबसे पहला आपका विश्व हिंदी सम्मेलन था उसका आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम प्रथम विश्व विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, तो जो आपका प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था ये नागपुर में किया गया। नागपुर। तो इसका स्थान क्या था? अगर इसके हम स्थान की बात करें तो स्थान था इसका नागपुर। नागपुर। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो आपके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे आपके शिव सागर राम गुलाम। शिव सागर शिव सागर राम गुलाम। शिव सागर राम गुलाम, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और ये कब से कब तक चला? तो ये आपका 10 से लगा करके 14 जनवरी, 14 जनवरी, 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975, है ना, 1975 में ये प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जिसका जो स्थान था, योजना स्थल था, सम्मेलन का स्थल था वो नागपुर था। और ये 10 जनवरी से लगा करके 14 जनवरी तक चला। और इसकी अध्यक्षता की थी शिव सागर राम गुलाम। तो अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इसी वजह से जो 10 जनवरी है, 10 जनवरी को यह पहला सम्मेलन किया गया था विश्व स्तर पर हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दस दस जनवरी को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।
और इसका जो लेटेस्ट है जो आपका वो शायद 10वां है ना, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, इसका जो सबसे लेटेस्ट है वो है 10वां विश्व विश्व हिंदी सम्मेलन। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन भोपाल में हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। शायद इसके बाद भी एक आयोजन हुआ है, हमें याद नहीं है, हमें लगता है इसके पहले है या इसके बाद वाला है, एक मॉरिशस में हुआ है। तो कई ये अलग अलग जगहों पर भी हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हमें लगता है एक मॉरिशस में भी ये विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, तो वो हम देख करके आपको जानकारी दे देंगे। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ है संस्कृत से लगा करके, और संस्कृत पाली प्रकृत है ना, होती हुई अपभ्रंश से गुजरती हुई जो हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ, उसके बारे में ये हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। तो इस लेसन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे इसमें कवर करा दिए गए हैं। हमें नहीं लगता है कि इससे अतिरिक्त कहीं अन्य जगह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इतना ही पढ़ लेना एसएससी जीडी के लिए पर्याप्त है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक नए नए लेसन के साथ शुरुआत करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि एक ही वीडियो में वो भी लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक एक वीडियो में हम हर एक लेसन कंप्लीट करते हुए चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।